हेलो एवरीवन। तो हमने जो भी लास्ट टाइम किया था उसके साथ ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग एंड वर्किंग की थी। तो आज हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, वो एक बेसिकली टेक्निक है। ठीक है। जो कि डीएनए को सेपरेट करने के काम आती है। मतलब कि जो हमारा डीएनए है उसको सेपरेट करने के काम आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। अब हमने क्या किया है, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थी, उसकी हेल्प से हमने डीएनए को कट कर लिया। कट करने के पास हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ गई। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको हमने करना है सेपरेट। अब ये जो सेपरेशन है ये होगी विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये होती है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें क्या है ना, इसमें हम एक जेल चलाते हैं। जेल होती है ना, जैसे जेली लाइक मटेरियल वैसा जेल होता है। तो उसको हम वो चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इसमें ना छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे होल से होते हैं। इसमें हम अपने डीएनए, जो भी हमारा डीएनए का सोल्यूशन है, डीएनए की फ्रेगमेंट्स का सोल्यूशन है, उसको इंसर्ट कर देते हैं। और इधर हम इसको एक बैटरी की सप्लाई दे देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं। जब ये करंट पास होता है उसकी हेल्प से डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करती है और ये सेपरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करने को हेल्प करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब किसने डिस्कवर की थी? डिस्कवर की थी ये ए टिसेलियस ने। ए टिसेलियस, ए टिसेलियस ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, 1937 इसकी डिस्कवरी हुई। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली डीएनए को सेपरेट करती है, आरएनए को भी सेपरेट करने का काम आती है, प्रोटीन्स को भी। लेकिन प्रोटीन्स के लिए ना बेसिकली हम पैग चलाते हैं। पैग क्या है? पॉली इथाइल ग्लाइकोल जेल। ठीक है। तो वो जो होती है हम पैग चलाते हैं बेसिकली प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए। आरएनए या डीएनए को हम सेपरेट करने के लिए ये चलाते हैं हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो बनती क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका जो प्रिंसिपल है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो है प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो ये सेपरेट करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कि साइज के बेसिस के ऊपर ये आपको फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेगी। ठीक है। जो ज्यादा बड़ी वाली फ्रेगमेंट्स होंगी वो पीछे रह जाएंगी और छोटी वाली आगे भागेंगी। ये बिल्कुल सिंपल है। वैसे ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी होती है ना कंपैरेटिव टू जो एल्डर वंस होते हैं, तो वो ज्यादा तेजी से भागते हैं ना। तो ऐसे ही जो छोटी सेगमेंट्स होती हैं वो जल्दी तेजी से भागती है, तो आगे रह जाती है। और जो मतलब बड़ी वाली सेगमेंट्स है वो बिल्कुल पीछे रहेंगी। और चार, अब इसमें क्या है कि हम लोग ना, जो कि जो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, तो जो डीएनए या प्रोटीन या आरएनए है, ठीक है, वो माइग्रेट करता है इलेक्ट्रोड। ठीक है। ऑपोजिट चार्ज वाली जो इलेक्ट्रोड होगी उसकी तरफ मूव करेगा। कैसे? जैसे कि ये मैंने जल डाल दी, ठीक है। अब हम सबको पता है कि डी ये मैंने उसके वेल्स है जहां पे मैंने डीएनए को डालना है। अब हमें सबको पता है कि डीएनए कौन सा चार्ज हो रहा है डीएनए पे? नेगेटिव। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज है तो ये मैंने इसको डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव है, तो मैंने कैथोड की साइड ये डाल दिया। ये मेरी कैथोड है। कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब डीएनए इधर क्या है? एनोड। एनोड मतलब
पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब मैंने इसको बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया, ठीक है, तो जब इसमें से करंट पास होगा, अब जब इसमें से करंट पास होगा तो क्या होगा? अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज था, तो ये कहाँ पे मूव करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो ऑपोजिट, कि जो भी आपका डीएनए या आरएनए है वो मूव करता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करे मरेगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होगा? ये आपको ऑपोजिट साइड पे मूव करता नजर आएगा, ठीक है। अब जो एग्रोज है, जो जेल है हमारी, ठीक है, वो बनती कैसे है? ये जो हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल है, ये जेल है ना जो, वो प्रिपेयर होती है एग्रोज से। एग्रोज जो है वो पाउडर, जैसे हमारा वो होता है ना हॉर्लिक्स और समथिंग सेरेलैक, वैसा एक पाउडर सी फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, हॉट वाटर, तो ये जेल की फॉर्म ले लेता है। तो जो एग्रोज है हमें मिलता कहाँ से है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रोज किससे मिलता है। एग्रोज मिलता है सीवीड से। सीवीड क्या होती है? एल्गीज होती है, ठीक है। ये मिलता है सीवीड से। सीवीड रेड एल्गा से। रेड एल्गी। रेड एल्गी कौन सी? दो एल्गी से मिलता है। ग्लेस, जलेडियम, एक तो जलेडियम है, ठीक है, एक ग्रेसिलेरिया है। जलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जलेडियम, स्पेलिंग शायद गड़बड़ हो सकते हैं बिकॉज आई एम बैड एट स्पेलिंग्स। जलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गीज हैं जिनसे हमें ये सीवीड मिलता है, ठीक है। तो इनसे ये हमारी दो एल्गी का ये सीवीड है, ठीक है। किसी से भी मिल सकता है, जलेडियम से भी ले सकते हो, ग्लासिलेरिया से भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रोज यूज होता है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो किससे मिलता है? तो जलेडियम और ग्लासिलेरिया दोनों में से किसी से भी मिल सकता है ये, ठीक है। अब इसका पोर साइज, पोर साइज किस पे डिपेंड करता है? अब मैंने आपको बोला है कि जो एग्रोज है ना, इट्स लाइक अ मैस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जाली की तरह बन जाता है। और ये जो जाली है ना, इसके बीच में से डीएनए ने पास करना है। तो डीएनए पास कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। कि जिसका स्मॉल साइज है वो तो इसमें से निकल जाता है और बिल्कुल एंड पे चला जाता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और एट सबसे लास्ट पे जो होंगे सबसे बड़े फ्रेगमेंट्स रहेंगे। तो ये जो एग्रोज है वो बेसिकली सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो अब ये साइज डिटरमाइन कैसे होता है? ये जो साइज है ना, ये डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज, कि आप कितना एग्रोज डाल रहे हो। अगर ज्यादा एग्रोस डालोगे तो पोर साइज स्मॉल होगा, मोर तो पोर साइज स्मॉल, ठीक है। अगर एग्रोस कम होगा तो पोर साइज लार्ज, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मतलब एग्रोस कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा पोर का जो साइज है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम हमेशा हॉट वाटर में ही अ, डालते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये इज अ मैस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसमें से हमारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो पास करती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हमारी ये, अब हमने पूरा प्रोसेस तो कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास अब पूरा प्रोसेस आ गया है। ये क्वेश्चन देख लो आप। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स भी विजुलाइज, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया है? हमने एक एग्रोस की जेल चला ली है, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ एग्रोस की जेल।
अब ये मैंने एग्रोस की जेल चला ली है, ठीक है। ये मैंने उसके बीच में भी ये वेल्स बना ली है। ये उसके बीच में वेल्स हो गई जिसमें मैंने डीएनए को डालना है, ठीक है। ये कौन सी साइड है? नेगेटिव, ठीक है, कैथोड वाली। ये है पॉजिटिव, एनोड। अब क्या हुआ ना, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जाली लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। तो मैंने अब इसमें डीएनए को एड ऑन कर दिया। ये मेरा डीएनए है सारा, ब्लू वाला, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये सेपरेट होता रहेगा, मतलब सबसे पहले छोटी फ्रेगमेंट, फिर उससे बड़ी, 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 फिर उससे बड़ी। ऐसे ना ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये जो फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट होती रहेंगी। ये हमारी डीएनए की फ्रेगमेंट्स है। तो अब ये मैंने जब डाल दिया और ये डीएनए की फ्रेगमेंट्स मेरे पास आ गई, तो अब ये विजिबल कैसे होगी? तो ये विजिबल होती है। अब मैंने क्या करना है ना, मैं इस जेल को लूंगी और इसको मैं एक्सपोज करवा दूंगी टू यूवी रेज, ठीक है। ये जो यूवी रेज है मैंने इसके अंदर मैं देखूंगी। अब बच्चे जब हम ये जेल बनाते हैं ना, तो उसमें हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड। इसमें क्या है ना कि जब मैं ये जेल को प्रिपेयर करती हूँ, तो जैसे मैंने एक जैसे ये मेरा एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें एग्रोज है और वाटर है। तो जब मैं एग्रोज में वाटर ऐड करती हूँ तो इसके साथ में थोड़ा सा एक इथीडियम ब्रोमाइड भी यूज कर देती हूँ। इथीडियम ब्रोमाइड का फंक्शन क्या है ना, इथीडियम ब्रोमाइड का फंक्शन है कि ये कलर दे देता है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना, इसको ये कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर, ठीक है। तो जब मैं इसको यूवी रेज में देखूंगी तो ये जो मेरी डीएनए की फ्रेगमेंट्स है ना, ये ऑरेंज कलर की दिखेंगी, ठीक है। ऑरेंज कलर की मुझे डीएनए की फ्रेगमेंट्स दिखेंगी। तो ये डीएनए की फ्रेगमेंट्स जो ऑरेंज कलर की हैं, तो मुझे ये सेपरेशन करने में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का इथीडियम ब्रोमाइड है ना, ये सिर्फ डीएनए में ही फंसता है, बाकी एग्रोस जेल में कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डीएनए के नाइट्रोजन बैंड्स, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा गैप होता है, और उसमें ये जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो फंस जाता है। तो वो जो नाइट्रोजन बेसेस है वो इस इथीडियम ब्रोमाइड को ले लेते हैं। और एग्रोस जेल में और कहीं पे भी आपको इथीडियम ब्रोमाइड जब आप यूवी में डालोगे तो ऑरेंज कलर नहीं देगा, सिर्फ जहां पे डीएनए होगा वहीं पे देगा। तो उससे क्या है ना कि हमें एग्रोस जेल में से वो डीएनए को निकालने में हेल्प होगा जब हम इथीडियम ब्रोमाइड से इसको कलर करते हैं। तो जब हमने इसको इसमें इथीडियम ब्रोमाइड डाला है, ठीक है, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जब हम इसको यूवी में देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स अपीयर होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे ना, ब्लेड की हेल्प से उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ब्लेड इन फ्रेगमेंट्स को हम कट कर लेते हैं यहाँ से। ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, ब्लेड की हेल्प से हमने इतनी इतनी फ्रेगमेंट्स ऐसे ऐसे इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, इनको हम ब्लेड की हेल्प से ऐसे कट कर लेते हैं। ब्लेड की हेल्प से इनको हम कट कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कि जो हम डीएनए को ले रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड की हेल्प से, हम ये जो डीएनए को ले रहे हैं उसका नाम है एल्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूशन। एल्यूशन क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना फ्रॉम एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल से जो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं उसको हम एल्यूशन बोलते हैं, एल्यूशन, ठीक है। और ये था हमारा जेल इलेक्ट्रो। और फिर जो हम यार ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास प्योर डीएनए आ जाता है। फिर उस डीएनए को हम वेक्टर में डाल देते हैं और एक रिकम्बिनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में कौन सा इंसर्ट करना है, वेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में करवाऊंगी। अब हम एक क्वेश्चन कर ले, ये रहा। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट separated DNA fragments can be visualized with the help of कौन सा है? इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है। कि जो इथीडियम ब्रोमाइड है वही तो हमें कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस, और वो सिर्फ डीएनए में कलर देता है, याद रखना, क्योंकि उसके नाइट्रोजन बेसिस में वो फंस जाता है।
एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन, किसमें यूज करता है? जो एग्रोज है सीवीड से हम लेते हैं, सीवीड कौन सा? ग्लेसिरेलिया एंड ग्लेसिरेलिया एंड जलेडियम, जो कि एक रेड एल्गी है, वो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लेसिरेरिया एंड जिलेडियम वाला। इसमें आपको ये भी आ सकता है कि कौन सी एल्गी से मिलता है, रेड एल्गा से मिलता है। कौन कौन सी एल्गीज हैं? ग्लेसिरेरिया एंड जिलेडियम। इसमें इसकी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स है वो किस कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो पोर साइज, ठीक है, पोर साइज कौन डिपेंड, पोर साइज किसके ऊपर डिपेंड है? पोर साइज जो है वो डिपेंड है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज, ठीक है। इसमें ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपको बहुत याद रखनी है। डीएनए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, कहाँ पे डालोगे? एनोड की तरफ। कहाँ मूव करेगा? कैथोड की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से ही पेपर आता है और कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उस कंसेप्ट में थोड़ा सा वर्क करना है, एमसीक्यूज को फॉलो अप करना है, ठीक है। तो एक बार ये चैप्टर अभी मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। मतलब अब हम ट्राई करूंगी कि रोज कोई ना कोई वीडियो बना के आपको मैं डालूं जो कि आपको हेल्पफुल हो। तो आपने क्या करना है ना, रेगुलरली टच में रहना है आपसे, ठीक है। ड्यू टू सम इश्यूज आई वोंट बी एबल टू मेक द वीडियोस, बट आई विल ट्राई कि मैं रोज कंटिन्यूअस वीडियोस डालूं सो दैट आपको भी हेल्पफुल हो जाए सब चीजें। तो अभी मुझे एक और चीज करवानी है, जैसे और इंजाइम हमने, जैसे कि इंजाइम मैंने आपको करवाई है, हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इंजाइम ही की है, ठीक है। हमने और इंजाइम्स नहीं यूज की, लेकिन कुछ और इंजाइम्स भी होती हैं जो कि यूज होती हैं इन जीन क्लोनिंग और बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। सबसे पहले आती है डीएनए लाइगेज। मैंने आपको पहले भी करवाई है डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए, सॉरी, एक्चुअली प्लीज मेरे स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, मैं कई बार बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करती हूँ, ठीक है। डी जो मैं बोल रही हूँ बस उस पर ध्यान देना, ठीक है। और ट्राई करना कि साथ के साथ आप अपने नोट्स बना लो, ठीक है। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, यूट्यूब पे या कैसे भी, और टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन मैं कभी बनाती नहीं हूँ, दैट्स वाई। तो आप साथ के साथ प्लीज अपने नोट्स बनाते जाना। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज मैंने आपको पहले ही करवाया है, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू क्यों? क्योंकि जैसे ग्लू का काम होता है ना दो चीजों को जोड़ना, तो ये भी जोड़ती है, किसको जोड़ती है? डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब हमने डीएनए को वेक्टर में इंसर्ट करना है, तो वेक्टर को हम डीएनए को जोड़ना तो पड़ेगा ना वेक्टर से। कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज जोड़ती है, डीएनए को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो था वो T4 बैक्टीरियोफेज, इससे डिस्कवर हुई थी। T4 बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था? हरगोबिंद खुराना, ठीक है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हरगोबिंद खुराना ने इसको डिस्कवर किया था, T4 बैक्टीरियोफेज से ही किया था। और मोस्टली जो हम डीएनए लाइगेज यूज करते हैं ना, वो ये T4 बैक्टीरियोफेज वाली लाइगेज ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सेकेंड एंजाइम आती है वो आती है हमारे पास फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज सेकेंड वाली जो एंजाइम है दैट इज एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। मतलब ये अल्किलाइन इन्वायरमेंट में ही काम करेगी। और फॉस्फेटेज, बच्चे यहाँ पे जो ये जो टेज वर्ड आता है ना, इट मीन्स टू टीयर, मतलब तोड़ देना। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज तो नाम से क्लियर है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को टीयर अप कर देगी। अब हमें पता है कि डीएनए के जो 5 प्राइम एंड है उस पे हमारे पास क्या लगा होता है? फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉस्फेट 5 प्राइम एंड के ऊपर जो हमारा फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसको ये रिमूव कर देती है। अब जब इसको रिमूव करेगी तो क्या होगा? डीएनए लाइगेट नहीं करेगा, डीएनए डज नॉट लाइगेट। क्यों? क्योंकि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ठीक है। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? 5 प्राइम का फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक है, 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप, और इधर से 3 प्राइम का OH ग्रुप। तो ये दोनों चाहिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। जब यही नहीं होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ से मिलेगा? तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि फॉस्फोरस को रिमूव करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम,
अल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब हमारे पास जो थर्ड एंजाइम्स आती हैं, वो आती हैं हमारे पास सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, मतलब जिन्होंने डीएनए के बेस पेयर्स को सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में हमारे पास दो एंजाइम्स आती है। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, सिंथेसाइजिंग एंजाइम में हमारे पास टू एंजाइम्स आती हैं। एक आती है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर की थी। एक हमारे पास आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे पास दो सिंथेसाइजिंग एंजाइम है। क्योंकि अब हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है ना अपने रिकम्बिनेंट की, तो कौन बनाएगा? यही एंजाइम्स बनाएंगे सिंथेसिस। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या है? जो डीएनए से डीएनए बनाती है, मतलब डीएनए से डीएनए, मतलब उसको कॉपी कर देगी। ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है जो कि आरएनए से डीएनए को बनाती है। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसा है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल आरएनए से क्योंकि प्रोटीन्स तो बेसिकली आरएनए ने बनाने हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जो आरएनए है उससे डीएनए बने। तो वो कैसे बनेगा? वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बनेगा। तो ये कुछ एंजाइम्स थी इन स्पाइट ऑफ, जो हमारी यूज होती हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा। तो आप इसको देख लेना और ध्यान से पढ़ लेना, और अपनी बुक्स, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेसिक। 80% पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो अपनी +1 +2 के एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना, प्लस ये वीडियोस देखते रहना, इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।